फाइन। तो देखो, लर्न थ्रू मैप्स। फर्स्ट सेगमेंट, साउथ कोरियन प्रेसिडेंट विजिटेड यूनाइटेड स्टेट्स। देखो, साउथ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है वो यूनाइटेड स्टेट्स विजिट किया है। ये बहुत बड़ी बात है। जानते हो कोरियन पेनिनसुला है ना, नॉर्थ कोरिया और एक साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया शेयर्स बाउंड्री विथ रसिया आल्सो। बताए ना क्लास में कई बार, बताएं कि नहीं बताएं? नॉर्थ कोरिया बाउंड्री शेयर करता है रसिया के साथ भी। देखो थोड़ा लगता है इसका, ठीक है, यहाँ लगता है, चाइना के साथ तो करता ही है। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का बहुत फाइट चला है, यू नो दिस थिंग। और वहीं पे 38 डिग्री चैनल, डीमिलिटराइज जोन कहते हैं जिसको, डीमिलिटराइज जोन। और जिस हिसाब से नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर परमाणु का परीक्षण कर रहा है, तो साउथ कोरिया को हमेशा डर रहता है, क्योंकि साउथ कोरिया तुम्हारा न्यूक्लियर स्टेट है नहीं है। जितने भी सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ होता है वो यूनाइटेड स्टेट्स ही देखता है उसका। और ऐसा बहुत साल बाद, ठीक है, एक फर्स्ट बार साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट गया है अमेरिका में विजिट करने के लिए। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा न्यूज़ है। इससे बदलता हुआ जियोपॉलिटिक्स समझ में आएगा तुमको। और यदि यूनाइटेड स्टेट्स का पावर यदि साउथ कोरिया में स्ट्रांग है, तो जाहिर सी बात है वो चाइना को काउंटर करना चाहेगा और रसिया को काउंटर करना चाहेगा। और जापान तो पहले से पाला में है ही, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ऐसा है कि नॉर्थ कोरिया, चाइना बढ़िया से यूज़ करेगा नॉर्थ कोरिया को, रसिया भी बहुत अच्छे से यूज़ करेगा उसको। समझ गए ना? पूरा जियोपॉलिटिक्स का गेम है। देखो, तो जो साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है यूंग सुक यो, वो वाशिंगटन विजिट किए थे फॉर द फर्स्ट स्टेट विजिट टू अमेरिका बाय ए साउथ कोरियन प्रेसिडेंट इन अ डिकेड। यानी कि पहली बार विजिट किया, एक डिकेड में फिर से कोई पहली बार गया है यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि 10 साल तक कोई गया नहीं था। साउथ कोरियन प्लेज नॉट टू डेवलप इट्स ओन न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि साउथ कोरिया जो है ना वो न्यूक्लियर स्टेट, बिल्कुल वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाना नहीं चाहता है। जानते हो NPT जो साइन हुआ था 1968 में, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और उससे पहले क्या था कि जो पहले न्यूक्लियर बन चुका है उसी को मान्यता मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, US President reviewed his country's commitment to protect South Korea from the North Korean aggression, announcing the deployment of more nuclear-capable aircraft to the country and promising more consultation on nuclear strategy. तो जाहिर सी बात है पूरा जो डिफेंस है यूनाइटेड स्टेट्स ही देखता है किसका? साउथ कोरिया का। और क्यों देखने की ज़रूरत है? क्योंकि वो कोरियन पेनिनसुला में देखोगे जिस हिसाब से हरकत है नॉर्थ कोरिया का, वो हमेशा डरा रहता है। अब देखो, साउथ कोरिया एक डेवलप कंट्री है, साउथ कोरिया का बहुत बड़ा मार्केट है, सेमीकंडक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत बड़ा मार्केट है, रोबोट में बहुत बड़ा मार्केट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, 3D प्रिंटिंग में, और टेक्नोलॉजी में तो आगे है साउथ कोरिया। तो उसी में आश्वासन दे रहा है जो बाइडेन कि यस विल सी योर डिफेंस, डोंट वरी। आगे देखो, हाँ ये देखो, टर्की रहा है न्यूज़ में, उस दिन भी बताया टर्की न्यूज़ में रहा है किसी न किसी रीजन से। तो हमें टर्की का बाउंड्रीज देखना है स्टूडेंट। देखो टर्की का बाउंड्री कैसे देखोगे, यहाँ पे देखो, ब्लैक सी, यहाँ पे ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ब्लैक सी, ब्लैक सी, एक तरफ ब्लैक सी है, एक तरफ मेडिटेरियन सी है। एक तरफ ब्लैक सी, वहाँ पे भी दिखेगा तुमको, ये ब्लैक सी है, ये मेडिटेरियन सी है। और इस तरफ तुम्हारा ग्रीस सी भी है, सी ऑफ ग्रीस कहते हैं इसको, एजियन सी कहते हैं जिसको। इधर इस साइड ग्रीस के इस तरफ राइट तरफ, और टर्की के लेफ्ट तरफ एजियन सी है। देखो तो दिख रहा है तुम लोग को, एजेंसी है। इस्तानबुल जो कैपिटल है टर्की का, वो 2 कंटिनेंट में सिचुएटेड है, जो कि मेरा क्विज का भी क्वेश्चन था, याद है तुम लोग को? क्विज का क्वेश्चन था ना, क्विज में पूछे थे ना। इस्तानबुल ऐसा कैपिटल है जो दो कंटिनेंट में सिचुएटेड है, एक एशिया में, एक तुम्हारा और यूरोप में। तो देखो वो कौन सा है, ये येलो कलर का जो है तुम्हारा ऊपर गया है येलो कलर, यहाँ पे ध्यान दो, इसको बोलते हैं इस्तानबुल। तो इस्तानबुल सिचुएटेड इन 2 कंट्रीज। समझ में आ गया ना? अब जहाँ तक बाउंड्री का सवाल है, देखो बाउंड्री देखो टर्की के साथ कौन सा बाउंड्री शेयर करता है। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, इस्तानबुल हो गया, ये देखो बल्गेरिया से, ग्रीस देखो, ग्रीस भी शेयर करता है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो नीचे देखो, सीरिया शेयर करता है, इराक शेयर करता है, ईरान भी बाउंड्री शेयर करता है, आर्मेनिया शेयर करता है, अजरबैजान नहीं करता है, आर्मेनिया करता है, जॉर्जिया करता है, रसिया के साथ नहीं करता।
समझे, रसा के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। ये जरा तुमको कंप्लीट पिक्चर देगा, ये समझ में आ रहा है। तो टर्की के साथ बाउंड्री किसका किसका शेयर होता है, सीरिया का, इराक का, ईरान का, देखो 3 जो कंट्री है यहाँ शेयर हो जाएगा, अर्मेनिया का, जॉर्जिया का। उसके बाद टर्की का बाउंड्री शेयर होगा तुम्हारा इसके साथ, बल्गेरिया के साथ, ग्रीस के साथ, ये सब कंट्री के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। यदि मैं सी का कहूँ तो ब्लैक सी है, मेडिटेरियन सी है, और यहाँ पे एजियन सी है। समझ में आ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सीरिया का भी देख लो, क्योंकि सीरिया भी न्यूज़ में रहा है 2011 के बाद, सिविल वार वहाँ पे, शिया और सुन्नी का कन्फ्लिक्ट। देख लो अभी तक तुम्हारा स्थिति बहुत खराब है। इतना स्थिति खराब हुआ था कि आईसिस यहाँ पे बहुत सारे जगह को कैप्चर करके रख लिया था। तो सीरिया का देखो, सीरिया का बाउंड्री देखो, सीरिया का बाउंड्री टर्की, जस्ट अभी बोले हैं, टर्की के साथ बाउंड्री शेयर करेगा, इराक के साथ बाउंड्री शेयर करेगा, जॉर्डान के साथ करेगा, और इजराइल के साथ करेगा। इजराइल का वही गोलन हाइट्स, जो फलस्तीन का 2/3 एरिया कैप्चर करके रखा है, कौन, इजराइल। 2 जगह है बाबू, गोलन हाइट्स, जानते हो ना गोलन हाइट्स, यहाँ पे ऊपर, ध्यान से सुना करो, गोलन हाइट्स, गाजा स्ट्रीट यहाँ पे इस तरफ है, स्विस कैनाल के पास है गाजा स्ट्रीट, ऊपर गोलन हाइट्स है। 2/3 पार्ट तुम्हारा ऑक्यूपाई करके रखा है, जो कि हमेशा फलस्तीन क्लेम करता है। तो वही गाजा स्ट्रिप के साथ ही बाउंड्री लगता है सीरिया का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। समझ में आया तुम लोग को कि सीरिया किसी के साथ बाउंड्री शेयर करता है, टर्की, इराक, ईरान के साथ सीरिया बाउंड्री नहीं करता है। सीरिया किसके साथ करता है, टर्की, इराक, जॉर्डन, समझे, जॉर्डन हो गया, हाँ यहाँ लेबनान भी है, गलती नहीं बोले, लेबनान भी होगा, और इजराइल होगा। ये सब कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है। कौन से सी के साथ बाउंड्री शेयर करता है, दैट इज अ मेडिटेरियन सी। आगे देखो, समझ में, ये सब चीज़ लिख लेना होता है, बच्चे लोग लिख लेना होता है, पूछता है ये लोग ज्योग्राफी में, राइट डाउन, और बार बार एटलास में देखते रहो 2 क्वेश्चन आता है सिविल सर्विस में। हाँ लेबनान से करेगा, वही लेबनान जो न्यूज़ में रहा था, पावर कट हो गया था वहाँ पे, बताए थे ना, और वहाँ करेंसी पूरी तरीके से डिप्रिशिएट करेगा, इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है उस कंट्री में। चलो समझ में आ गया। अब चलो आगे चलते हैं। देखो, बिहाइंड द कर्टन अक्रॉस इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब देखो गिग वर्कर्स को लेकर कितना चिंतित है, केवल इंडिया ही नहीं, पूरा वर्ल्ड। गिग वर्कर समझते वही स्विगी डिलीवरी बॉयज। अब देखो भारत में 3 कोड आया है, हाँ 3 लेबर लॉ से रिलेटेड 3 कोड आए थे 2021 में, बट अभी तक लागू नहीं हुआ, ऐसे रखा हुआ है। देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है, ये इन लोग का जो स्विगी है, जो मालिक है, जो मैकडोनल्ड है, ये सब जो करवाता है, स्विगी बॉय को एम्प्लॉय करता है, तो ये लोग एम्प्लॉयमेंट का दर्जा नहीं देता है, ये लोग को एम्प्लॉय का दर्जा नहीं देता, ये लोग पार्टनर का दर्जा देता है। और जब पार्टनर का दर्जा दोगे ना, तो यू विल नॉट गेट सिक्योरिटी, यू विल नॉट गेट इंश्योरेंस, यू विल नॉट गेट सोशल सिक्योरिटी, आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि सरकार को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि पार्टनर का ध्यान दे रहा है। ऐसा कौन सा पार्टनर कि कभी भी छुड़वा दो उसको, ये कोई पार्टनर होता है क्या? तो पार्टनर वर्ड के वजह से ना इन लोगों को सुरक्षा नहीं मिल पाता जो ये लोग डिजर्व करता है। सुरक्षा मतलब इन टर्म्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, वही चीज़ है। देखो वहाँ पर गिग वर्कर्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्कर्स बट पार्टनर्स बाय मोस्ट एग्रीगेटिंग प्लेटफॉर्म। जैसे ई कॉमर्स साइट में जितने भी ई कॉमर्स साइट है वो क्या किस तरह करते हैं, इसको पार्टनर के रूप में स्वीकार करते हैं, और इसलिए कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल पाता है, या जो वर्कर को जो बेनिफिट मिलना चाहिए, दूसरा बेनिफिट मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। तो सरकार को यहाँ पे काम करना चाहिए। सरकार 2021 में 3 लॉ लेके आई थी, कोड लेके आई थी, लॉ पहले था उसका कोड लेके आई थी। सरकार को ना इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। ऐसे भी गिग वर्कर्स का हालत बहुत ख़राब है, हम लोग देखते हैं यूट्यूब पे भी। देखो कपिल शर्मा ने एक मूवी भी खेला था इसके ऊपर, ये लोग बात है मूवी फेल कर गया, फेल करेगा ये आदमी को कोई चिंता थोड़ी है गिग वर्कर्स का। और दूसरी बात है गिग वर्कर के साथ गलत चीज़ होता है। एक तो बेचारा इतना धूप में आएगा डिलीवरी करने के लिए, उसका कोई इज्जत भी नहीं है उसका। तो सोशल स्टेटस भी गिग वर्कर्स को नहीं मिल पाता है, एक्चुअल में वो डिजर्व करता है। क्यों नहीं डिजर्व करता? पहले डाकिया आता था तो कितना डिजर्व करता था। पहले डाकिया आता था तो घर में बैठा कर उसको खाना खिलाते थे, चाय पिलाते थे, आपके घर के बारे में सब पता रहता था डाकिया को, वो पूरा गाँव के बारे में ही पता कर लेता था। अभी स्विगी बॉय को तो आदमी घर के अंदर घुसने तक नहीं देता है। अब ये इस पर एक चिंतन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ तो। एक मेहनत भी कर रहा है एंड दे आर नॉट गेटिंग देयर सोशल रिकॉग्निशन, तो ये प्रॉब्लम है। आगे देखो, हाँ
क्राइम देखो हर चीज़ में कुछ ना कुछ तो नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा। क्राइम करा इसका मतलब क्या है, सब जोमेटो बॉयज़ को खराब ही देखोगे तुम। बहुत ही लोग अभी जब मिल भी रहे हैं सोशल मीडिया पर, ज़्यादातर अच्छे होते हैं, और कुछ कुछ तो खराब होता ही हर एक सेगमेंट में। आगे देखो 147 देखो, चाइना इंडिया हैव रफली सिमिलर पॉपुलर साइज, सही बात है ना। चाइना और इंडिया का दोनों का पॉपुलेशन का साइज सेम है। बट यू सी द केस ऑफ इंडियाज मेडिकल टेक्नोलॉजी मार्केट इज अबाउट 20% ऑफ दैट इन चाइना। जो चाइना का जो मेडिकल जो सर्विस है, मेडिकल जो टेक्नोलॉजी है, उसके कंपेरिजन में केवल भारत में 20% ही है। पॉपुलेशन सेम है, पॉपुलेशन सेम है, 142 करोड़ 142 करोड़, हाँ जानते हो 143 भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 143 करोड़ पॉपुलेशन है। जहाँ तक हमारा सवाल है, जहाँ तक मेडिकल टेक्नोलॉजी का, तो मेडिकल टेक्नोलॉजी में भारत केवल 20% ही है। तो खाक तुम हेल्थ केयर पे तुम पंगा लेगा चाइना से तो बहुत पीछे चल रहे हो तुम। नंबर 1, मोर एवर ओनली 15% ऑफ द मेडिकल डिवाइस कंज्यूम्ड हियर आर मेड डोमेस्टिकली। देखो पंगा तो ये है ना, भारत में जो मान लो कि मेडिकल डिवाइसेस जो यूज़ होते हैं 100% में केवल 15% भारत खुद प्रोड्यूस कर पाता है। इसका मतलब 85% बाहर से मंगवाता है। तो बाहर से मंगवाने का मतलब क्या कि ह्यूज डॉलर प्रेशर। कहीं से भी कोई कर्जा लाओगे तो तुम लिमिटेड ही लाओगे ना, और यदि घर में खुद हो रहा है तो ज़्यादा यूज़ करोगे उस चीज़ का। अब जैसे मान लो एक किसान को कभी अनाज का कोई दिक्कत नहीं होता है, जितना जैसा अनाज वो खाएगा। मैं एक गरीब आदमी जिसको अनाज खरीदना है तो वो लिमिटेड ही खरीदेगा ना, ये तो बहुत नॉर्मल टेंडेंसी है। तो भले ही पॉपुलेशन का साइज बराबर हो गया है, मगर जब इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करेंगे, जब मेडिकल डिवाइसेस का बात करेंगे तो वी आर लैगिंग बिहाइंड, बहुत पीछे हम लोग। देखो हाँ, उसके लिए एक पॉलिसी लाए थे हम लोग, सुन बंद कर दो इसको, द नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी 2023, ये हम लाए हैं जस्ट अभी का बात है। एम्फसाइजेस द सेक्टर टू ग्रो थ्रू $50 बिलियन बाय 2030 एंड फ्रॉम 11 बिलियन नाउ। हाँ, इसमें देखो एक पॉलिसी लाए हैं, इस पॉलिसी के अंतर्गत ये बोला गया है कि हमें इस सेक्टर को, मेडिकल डिवाइसेस वाला सेक्टर को $50 बिलियन तक ले जाना है बाय 2030, और अभी कितना है, $11 बिलियन का। डोंट वरी, विल मूव, हम लोग ले जाएंगे वहाँ तक। तो बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है। आगे देखो, अब देखो तुमको समझना, देखो जो फुकुशिमा इंसिडेंट हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट का, तो दुनिया में एक मैसेज गया ना कि न्यूक्लियर पावर प्लांट इंस्टॉल करना एक खतरे से खाली नहीं हो सकता है, मतलब वी हैव टू टेक कॉशन। इसलिए देखोगे, और इंडिया में भी देखो ना, इंडिया में भी शुरू में तो बहुत बड़ा बोला गया कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से इतना अचीव करेंगे, 3rd स्टेज हम लोग 2035 से स्टार्ट करेंगे, एंड सो ऑन, दुनिया भर का चीज़ जो तुम लोग को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ाया भी गया है। मतलब देखो जो दुनिया का जो मूड है, दुनिया का जो मूड है, वो मूड क्या कहता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से वो लोग भी रिट्रीव करना चाहता है, पीछे करना चाहता है, क्योंकि बहुत रिस्क इन्वॉल्व है उसमें। एंड यू सी द केस ऑफ जर्मनी, देखो जर्मनी हैज शॉट डाउन द लास्ट ऑफ इट्स न्यूक्लियर पावर प्लांट, देखो अंतिम का जो था वो भी शट डाउन कर दिया जर्मनी ने। फ्रांस जो न्यूक्लियर पावर हाउस है दुनिया के लिए, वो स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि उसके जो रिएक्टर है वो सब पुराने हो रहे हैं। तो कहोगे जब पुराने हो रहे हैं तो नया क्यों नहीं लगा सकता है, क्योंकि दुनिया का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया, उसके लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा तब ना रिएक्टर बनेगा। तो इससे एक मैसेज आता है कि डेवलप कंट्री भी, डेवलप वर्ल्ड भी अब न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं है उसका। ठीक है, हाँ, ग्रीन बिल्कुल, ग्रीन एनर्जी। तो हम जानते हैं कि यूरोप तो अब कार्बन बॉर्डर टैक्स भी लगा रहा है 2026 से, यूरोप और यूके सब आके लगा रहा है। देखो जहाँ तक सवाल है भारत का, तो देखो भारत में 210 गीगावाट्स कोल कैपेसिटी है, और 73% हमारा टोटल इलेक्ट्रिसिटी कौन करता है, कोल ही, थर्मल पावर प्लांट ही करता है। जहाँ तक बट न्यूक्लियर का सवाल है तो ओनली इट कंट्रीब्यूट्स 3.2%। ठीक है, और जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है भारत में जो ऑपरेट होते हैं, डेट ऑपरेट अंडर न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट इज NPCIL, मैं पहले भी बता चुका हूँ। और जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ पे ऑपरेट करेगा तो हम बाहर से मंगवाते हैं थोरियम सब, थोरियम तो बाहर से ही आता है, कनाडा से आता है, करेक्ट, ऑस्ट्रेलिया से आता है। जब वो आएगा तो IAEA आएगा इंस्पेक्शन करने के लिए, नियम यही है, समझे, हाँ, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वो आएगा ही आएगा। बात समझ गए। तो भारत कितना, ओनली 3%। और देखो भारत अब यहाँ से क्वांटम जंप करेगा ग्रीन एनर्जी की तरफ,
उसको, हालांकि न्यूक्लियर एनर्जी भी ग्रीन एनर्जी है, वहाँ रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है, इसमें इमिशन कुछ नहीं होता है, मगर उसको स्टोर करना, फ्यूल को स्टोर करना बहुत बड़ा रिस्क है। जो उसका बाय प्रोडक्ट है उसको डंप किया जाता है, उसको खोद के रखा जाता है, और उसको यदि ह्यूमन बींग उसके कांटेक्ट में आ जाए, एनिमल कांटेक्ट में आ जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए इस हर समय कूलेंट का जरूरत होता है। इसलिए देख सकते हो कि जहाँ पे वाटर रिसोर्सेज है वहीं पे न्यूक्लियर पावर प्लांट का, चाहे तारापुर का देख लो, चाहे तुम केरल का देख लो, मेजोरिटी ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट कोस्टल एरियाज में ही सिचुएटेड होते हैं स्टूडेंट। आगे देखो, थ्रू इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस, देखो ये जस्ट आज बच्चे लोग पढ़ा भी है। द मोस्ट इन दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ किल 10 मैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स एंड देयर सिविलियन ड्राइवर। सही बात है कि नहीं है? तो एक्सप्लोजिव से इसको बोलते हैं, एक एक्सप्लोजिव है कि इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस, उससे जो दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़, वहाँ पे बहुत बड़ा हादसा हुआ है। जो 10 वहाँ के जो जवान थे, ठीक है, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट रिजर्व DRG डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स, वो मरे, और उसके जो ड्राइवर थे वो भी ड्राइवर भी अपना जान खत्म कर, मतलब उनका भी जान निकल गया। तो मोस्ट देखो, मगर हम यदि ओवरऑल देखें तो मोस्ट अटैक पहले कंपेयर में बहुत कम हुआ है अभी, पहले और ज़्यादा था। एग्जाम्पल देखो कि मोस्ट वॉयलेंस इन द कंट्री हैज़ गॉन डाउन 77%, जो 2010 सब में होता था उसे कंपेरिजन में 77% कम हो रहा है अभी। और जो अफेक्टेड एरियाज है, पहले 200 अफेक्टेड एरियाज था अर्ली 2000s में, अब वो घट के कितना हुआ, 90 है। तो हम कह सकते हैं कि यह सरकार का एक अच्छा पहल है, सरकार ने काफ़ी क्रैकडाउन किया है मोस्ट के ऊपर। मैं बीच बीच में आ जाता है ये लोग, मैं यदि हम एक पूरा लंबा डेटा ले 2000 के बाद, तो वी हैव रिड्यूस्ड बाई 70% कह सकते हो। आगे देखो, GST कलेक्शन देखो कितना बढ़ा है, हाँ गजब बात हो गया। इस बार अप्रैल में देखो, अप्रैल खत्म हुआ, मई का पहला डे टू डे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तुम लोग, ठीक है, फर्स्ट करंट अफेयर्स। तो अप्रैल का पूरा करते तो 1.87 लाख करोड़, याद करो पहले 1.5 लाख करोड़ था तो हम लोग खूब खुश होते थे, हाँ 2022 का ऐसे कुछ था। अभी देखो 1.87, तो इसका मतलब क्या, व्हाट डज इट सिग्निफाई? टैक्स बोइंसी बढ़ा है इस कंट्री में। क्या होता है टैक्स बोइंसी का मतलब? सिटो, टैक्स बोइंसी का मतलब क्या होता है? क्या होता है टैक्स बोइंसी? क्लास में कई बार मैं चर्चा कर चुका हूं अलग अलग तरीके से। नीचे रहेगा नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी में बढ़ोतरी होने की वजह से टैक्स कलेक्शन में कितना बढ़ोतरी हुआ। यदि 1 से ज़्यादा है तो नॉर्मल जीडीपी में जो बढ़ोतरी हो रहा है उससे कई गुना ज़्यादा टैक्स कलेक्ट हो रहा है। 1 का मतलब जितना बढ़ोतरी हो रहा है उतना आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, और 1 से ज़्यादा है इसका मतलब नॉमिनल जीडीपी में जो ग्रोथ हो रहा है उससे ज़्यादा बेटर आपका कलेक्ट हो रहा है। तो अभी कंट्री में टैक्स बोइंसी ग्रेटर देन 1 चल रहा है कि जीडीपी में नॉमिनल कितना होगा, नॉमिनल जीडीपी 11% नॉमिनल जीडीपी है जी। नॉमिनल जीडीपी मतलब इन्फ्लेशन को जोड़ के करोगे आप, 5.5 में 6 जोड़ दो, लगभग 11.5 हो जाएगा। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? कितना है परसेंट? 6% इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन जोड़ के निकलता है, हाँ तो 11% है नॉमिनल जीडीपी। टैक्स कलेक्शन आपका देखो 11 है, ऊपर 12 होगा, 12 होगा, डिवाइड करो 1.1 होगा, देखो लिखो वहाँ पे लिख लो 1.1 है अभी टैक्स बोइंसी, ग्रेटर देन 1, 12/11। समझ में आया ये चीज? देखो समझने वाला चीज बहुत सारा है बिहाइंड द वर्ल्ड इसमें। आगे देखते, देखो ये तो तुम हम उस दिन बताए थे कि आएगा न्यूज़ में। देखो सुप्रीम कोर्ट जानते हो आर्टिकल अंडर 142 टू गिव यू कंप्लीट जस्टिस, वो किसी भी डोमेन में जा सकता है। देखो इस बार गया है डाइवर्स के डोमेन में। देखो हमारे हिंदू में डाइवर्स जो होता था तो इसके लिए ना 18 मंथ आपको रुकना पड़ता था, 6 से लेकर 18 मंथ तक मैक्सिमम। तो बोला कि ये पहले का था, अब थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, अब आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है डाइवर्स के लिए, ठीक है। तो इसी चीज़ को ठीक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 को यूज़ किया है। तो देखो ये सबसे बड़ा ब्रैकेट है सुप्रीम कोर्ट के पास, और ये आर्टिकल केवल सुप्रीम कोर्ट को ही मिलता है, हाई कोर्ट को नहीं मिलता है। तो ये जो भी एनोमली है समाज में उसको ठीक कर देता है आर्टिकल 142 को यूज़ करके। देखो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्क्रिप्शन अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी यूज टू डू कंप्लीट जस्टिस। हाँ समझ गए हो। फॉर कपल ट्रैप्ड इन बिटर मैरिजेस बाय ग्रांटिंग देम डाइवर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। जो कपल लोग, हाँ पति पत्नी लोग जो फंस गए हैं, आई मीन
नेगेटिव सेंस है कि वो लोग छुटकारा नहीं पा रहे हैं एक दूसरे से, तो म्यूचुअल कंसेंट हो सकता है। स्पेयरिंग देम द मिजरी ऑफ, अब बताओ उसको 6 से लेके 18 मंथ तक वेट करना पड़ रहा है, जबकि वो दोनों साथ में रहना नहीं चाहते हैं, फिर उनको इतना वेट करना पड़ रहा है लोकल कोर्ट से। तो ठीक है, अब यू डोंट नीड टू वेट, हो जाएगा आपका, तुरंत हो जाएगा। जाइए। तो सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का जो, देखो सुप्रीम कोर्ट कैसे लेता है, जब सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि सुप्रीम कोर्ट आर गेटिंग लॉट ऑफ सिमिलर केसेस, देखेगा कि अरे यार यही केस आ रहा है, इधर भी सेम केस आ रहा है, उधर भी सेम केस आ रहा है, इसका मतलब स्थिति बहुत खराब है इस चीज़ से रिलेटेड, तब वो इन्वोक करता है। हाँ जरा कि कंट्री में सच में ही दिक्कत है। अब देखो आज ही सुनवाई है तुम्हारा वो आनंद मोहन का सुप्रीम कोर्ट में, देखते हैं क्या फिर से केस हो गया ना सर। अरे उसको लेके तो पूरा भारत में ही है, तुमको पता है तेलंगाना का IAS एसोसिएशन, हिमाचल का IAS एसोसिएशन, पूरा वो हो गया है। क्या हम लोग को गुस्सा आता है, हम लोग से भी ज़्यादा गुस्सा आने वाला लोग सब है इस कंट्री में, छोड़ेगा थोड़े, लोकतंत्र है ये कंट्री। जो तुमको गुस्सा आएगा तुमको तो लेट गुस्सा आएगा, एक को गुस्सा आएगा वो डायरेक्ट जाकर सुप्रीम कोर्ट में फाइल ही कर देगा। और देखो आज सुनवाई है, देखते हैं, गलत है ना, मतलब एक होता है कि पचने वाला गलत होता है, ये तो मतलब दिखता है। इसका मतलब नहीं कि नीतीश कुमार पहली बार कर रहा है, गुजरात गवर्नमेंट भी कर चुका है, मैं बताऊंगा, हरियाणा वाला गवर्नमेंट भी कर चुका है, विल सी। तो वो लोग भी गलत किया है, बहुत गलत किया है। और जो बानू का जो केस हुआ, बिल्किस बानू का जो केस हुआ था, उसमें जो रेपिस्ट लोग था उसको हटा निकाल दिया गया था। तो तुम तो एक महिला का तो तुमने डिग्निटी समझा ही नहीं, जब उसके साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ है। हाँ बोलो। बिल्कुल, मैं गुजरात का ही तो बात कर रहा हूँ, बिल्किस बानू का 2002 का जो गुजरात कांड का था, उसी का तो बात कर रहा हूँ मैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि नीतीश कुमार ही बेकार है, इससे पहले भी बहुत सारा सरकार बेकार वाला डिसीजन लिए हैं। तो उसको गाड़ी आने से पहले सरकार अपने दामन को भी देख ले थोड़ा। सब देखो चोर चोर मसौरे भाई वाला जो बोलते हैं ना, वही हालत है हमारे कंट्री में, सबका लेवल वही है। हाँ हाँ पूरा। तो फिर मैं क्या, हिंदूवादी बनना है तुमको, हिंदूवादी ठीक है अपने जगह ठीक है, मगर जिसने दुर्व्यवहार किया, महिला के साथ अत्याचार किया, तो महिला के धर्म के हिसाब से तय होगा कि उसको जस्टिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो तुम कंट्री को किस लेवल तक ले जा रहे हो, वेरी बैड ना। ये तो कॉमन सेंस भी बोल सकता है, ये खराब चीज़ है, ये समाज में ये बहुत ही अत्याचार है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए गलती से भी। देखो ऑक्सफैम रिपोर्ट देखो, अब ऑक्सफैम जानते हो कि ऑक्सफैम तय करता है कि क्या वजह है, जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी पे भी काम करता है अनडाउटली। उससे ज़्यादा इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है स्टूडेंट, वो होता है एम्प्लॉयमेंट। क्या गैप है रिच और पुअर के बीच में, जो डिवाइड आता है बिकॉज ऑफ द इनकम एंड बिकॉज ऑफ द वेल्थ, ऑक्सफैम ही वो रिपोर्ट को जारी करता है। तो ऑक्सफैम ने क्या बोला है कि अभी जो वर्कर का जो वेजेस है वो 3 से लेकर 4% घटा है, मगर जो CEO है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, जो टॉप मैनेजमेंट में रहता है, उसका देखो सैलरी कितना बढ़ा है, 9%, 10% से ग्रोथ किया है। इसका मतलब रिच और पुअर का और डिवाइड हो रहा है इस कंट्री में, और डिवाइड हो रहा है। और ये बहुत ही अलार्मिंग है हमारे लिए कि गरीब आदमी और गरीब हो रहा है, 3%, 4% उसका वेजेस और घट रहा है, और जो अमीर आदमी है 9-10% उसका और सैलरी बढ़ रहा है, उसका और वेल्थ छोड़ो, वेल्थ तो दूसरा चीज़ है, उसका सैलरी बढ़ा, सैलरी बढ़ेगा तो वेल्थ पे असर पड़ेगा ही। हमारे कंट्री में वेल्थ टैक्स नहीं लगता है, यू नो दिस थिंग, बताए थे ना। तो ये स्थिति है। अब देखो उस दिन भी पूछे थे तुम लोग, किसी से पूछे थे हम कि UAE के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है कि या डिफिसिट है, पूछे थे किसी से हम। देखो इंडिया एक्सपोर्ट करता है UAE को कितना, ये 2022-23 में 31 बिलियन किया है। इंपोर्ट कितना किया है बाबू, $53 बिलियन का किया। घटा लो, पता चल जाएगा तुम लोग को कि 21 से लेकर हाँ $22 बिलियन हम ट्रेड डिफिसिट में चल रहे हैं। मुझे आता है तो UAE के साथ हमारा US 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है हमारा, 3rd है। फर्स्ट कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना, वेरी क्लोज। चाइना क्लेम करता है कि चाइना और इंडिया के बीच में, हम जो पेपर रिलीज करते हैं उसमें बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, UAE। तो चाइना के साथ US के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस, इसके साथ पूरा डिफिसिट $120 बिलियन का डिफिसिट, इसके साथ भी डिफिसिट है हमारा। तो UAE के साथ डिफिसिट है। क्यों डिफिसिट है बाबू, बहुत कुछ आता है वहाँ से कंट्री में, इसलिए है। आगे देखो
टेस्ट योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, हाँ ये समझते हैं। डच डिजीज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमी, क्या होता है डच डिजीज? ये तो बहुत बड़ा बात हो गया। क्या होता है डच डिजीज? सुने हो तुम लोग डच डिजीज? ये तो नया चीज़ है तुम लोग के लिए। अब इकोनॉमी पर्सपेक्टिव देखो, ये समझना होगा हमें। डच मतलब नीदरलैंड। नीदरलैंड फिगर दिख रहा है तुम लोग को? देखो नीदरलैंड को ना एक टाइम में मिला था वो जो सी दिख रहा है तुम लोग को, नॉर्थ सी है ना। नॉर्थ सी में इसको पता चला कि यहाँ पे बहुत सारा रिजर्व्स पड़ा हुआ है क्रूड ऑयल का, समझ गया ना। मिनरल पड़ा हुआ, किसका? क्रूड ऑयल का। तेल उल निकाला जा सकता है यहाँ से। तो जैसे ही इसको पता चला, और वो तुम्हारा ज्यूरिसडिक्शन डच के अंदर आता है, यानी कि नीदरलैंड के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है, वही एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है। तो ये लोग खूब खुश हो गया। बढ़िया समझते जाओ, किसी भी कंट्री में रिजर्व मिलना मतलब खुशी का बात है ना। जैसे हमको लिथियम मिला तो हम कितना नाच रहे थे कि लिथियम मिला, 5.9, अब इंडिया सेकेंड रैंक है, ये वो दुनिया भर का चीज़। तो इसको भी ऐसा ही हुआ, मिला है, ये पहले का बात है ये। तो इसने प्राइवेट प्लेयर लोग को दुनिया भर को बुलाया, एक्सपोर्ट किया, खूब खुश, पैसा खूब आ रहा है। क्यों बेचेगा? वो बेचेगा तो खूब पैसा कमाएगा। मैं इस कंट्री ने क्या किया, उसी तक सीमित रह गया, यानी कि ऑयल तक ही सीमित रह गया। जब यदि आपका इकोनॉमी सिंगल चीज़ को टारगेट करता है तो बाकी जो चीज़ है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इसलिए इकोनॉमी को होलिस्टिक लेके चलना चाहिए। यही तो सऊदी अरब सीखा है कि सऊदी अरब भी पूरा तेल से ही चलता था। अभी देखो सऊदी अरब में टूरिज्म से चलता है। सऊदी अरब, दुबई, नियॉन सिटी जो बन रहा है ना, नियॉन सिटी जानते हो ना, रेड सी के पास में, वो भी बहुत भयानक बनेगा। वो भी दुबई को मैच कर देगा आने वाले समय में, और दुबई से भी बड़ा होगा वो। तो नियॉन बहुत बड़ा जगह है वो, हाँ बहुत बड़ा होगा वो, इससे भी ज़्यादा बड़ा होगा। तो यहाँ से जैसे वेनेजुला के साथ क्या हुआ, वेनेजुला भी खाली क्रूड ऑयल पे ही टिका हुआ था, बाद में सैंक्शन भी लग गया, इंटरनेशनल प्राइस भी कम हो गया, वो कंट्री पूरा क्रैश कर गया। एक तो पहले वो कंट्री पूरा सोशलिस्ट पैटर्न पे चल रहा था, बूढ़े लोग को पेंशन दे रहा था, बाद में वही बूढ़ा लोग प्रोटेस्ट कर दे, काहे नहीं मिल रहा है अभी। तो जब तुम फालतू का बैठ के खिलाओगे अपने सिटीजन को, तो सिटीजन तो बहुत मोटा हो ही जाएगा। मेहनत, सरकार का जिम्मेदारी है कि सिटीजन को मेहनत करना सिखाए, वो भी जरूरी है। अभी यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम, इसी को बोलते हैं डच डिजीजेस। डच डिजीज मतलब कि एक सेक्टर में आपका यदि आपको अपॉर्चुनिटी मिला, बट उस अपॉर्चुनिटी से आप बहुत पैसा भी कमाए, बट ने आपने बाकी सेक्टर को ध्यान ही नहीं दिया, तो आपका इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगा। तो कहते हैं ना कि आया था तो बहुत कुछ लेके, मगर बाद में बाकी सेक्टर को भी बर्बाद कर दिया। तो ये सरकार का फेलियर है, ये गवर्नमेंट पॉलिसी का फेलियर है। दैट्स कॉल्ड डच डिजीज। अब आगे देखते हैं, को लैंडिंग का मतलब क्या समझते हो? को लैंडिंग, और ये क्यों न्यूज़ में आया? देखो आरबीआई का इंस्ट्रक्शन है। देखो सुनो स्टूडेंट, बढ़िया समझो। गांव में पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक को पहुंचना मुश्किल है, हालांकि लैंडिंग सबसे ज़्यादा वही देता है। जानते हो पब्लिक सेक्टर बैंक ही देता है, हमने देखा है। कोऑपरेटिव बैंक भी उतना नहीं देता है, मगर जो प्रेजेंस है पब्लिक सेक्टर बैंक का बहुत कम है गांव देहात में। तो वहाँ पे जो सब ज़रा जो पहुँच है वो एनबीएफसी का है, जिसे एनबीएफसी का होगा। एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस ये दुनिया भर का एनबीएफसी है। तो इसमें क्या है कि अच्छे समझना, इसमें जो पब्लिक सेक्टर बैंक है या प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ये कोलैबोरेट करेगा एनबीएफसी के साथ, क्योंकि एनबीएफसी का आउटरीच है गांव में, और ये कोलैबोरेट, और ये बेनिफिशियरी को पहचानेगा कि इसको लोन चाहिए, उसको लोन चाहिए, इसको बोलेगा, और ये चेक करेगा कि ये सच में लोन देने, इसको लोन दिया जाए कि नहीं दिया जाए। तो ये जो प्रोसेस है, जहाँ पे एक बैंक तुम्हारा किसके साथ, हाँ एनबीएफसी के साथ कोलैब करके लोन पहुँचा रहा है, डेट इज कॉल्ड को लैंडिंग। इसी को हम लोग को लैंडिंग कहते हैं। हाँ, कंसोर्टियम ऑफ लोन भी पढ़ा है तुम लोग। कंसोर्टियम लोन में था कि बैंक सब मिल के पैसा देना, भाई इसमें को लैंडिंग हो रहा है। इसमें दो बैंक पैसा नहीं दे रहा है, बैंक दे रहा है पब्लिक सेक्टर ही, बट इसके हेल्प से, क्योंकि इसका आउटरीच ज़्यादा है विलेज में। तो ऊपर से आया है इंस्ट्रक्शन आरबीआई की, थोड़ा संभल के, क्योंकि अभी पता चला है, सुनो, कि जितने भी रिटेल लोन देता है बैंक सब, लगभग 40% एनपीएस हो रहा है बैंक का। रिटेल लोन मतलब आपका जो मॉर्गेज लोन हो गया, आपका जो एजुकेशन लोन हो गया, आपका जो हाउसिंग लोन हो गया, डेट ऑल आर रिटेल लोन। कार लोन हो गया, इसमें लगभग 40% पे नहीं हो रहा है, एनपीएस हो जा रहा है। तो इसलिए आरबीआई का ऊपर से इंस्ट्रक्शन है कि बाबू देते हुए ध्यान रखना है। समझ गए? को लैंडिंग समझ गया ना तुम लोग? देखो आगे देखो, हाँ,
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज, यानी ये क्यों न्यूज़ में रहा है। अब देखो ये तो नया नया वर्ड है तुम लोग के लिए। इसका मतलब क्या होता है, लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज का मतलब होता है, जैसे देखो इंडिया बेस्ट एग्जांपल है। इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, यानी कि हमारे कंट्री का सामान नहीं था मगर हमने क्या किया, इंपोर्ट किया और उसी पे काम किया और वही बाहर बेच के हम कमा रहे हैं। तो ऐसे कंट्री क्या कहते हैं, लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज कहते हैं। जैसे टर्की हो गया, इंडिया हो गया, ये सब कंट्री लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज है, क्योंकि इसके पास अपना तेल उल नहीं है, अपना प्रोडक्ट, तेल भी हो सकता है, कुछ दूसरा कुछ भी हो सकता है। जैसे इंडिया देखो डायमंड में भी हो सकता है, हम डायमंड बाहर से मंगवाते हैं ना, हाँ डायमंड बाहर से मंगवाते हैं, फिर पॉलिश करके हम बेचते हैं, तो उस सेंस से भी हम क्या है, लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज है। आगे देखो, हाँ ये इसके बारे में मैं डिटेल्स में बात करूंगा, एडिटोरियल्स थोड़ा बहुत समझ लो यहाँ पे। इंडेक्स फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है, ठीक है। देखो बच्चे लोग, अब मैं यहाँ से तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ तुम लोग को, मैं बढ़िया ध्यान से सुनना है, नहीं ध्यान सुनोगे तो नहीं समझ में आएगा कुछ भी। देखो हमारे भारत में जो स्टॉक मार्केट काम करता है वो बहुत अलग है दुनिया से। दुनिया में दो तरह का शेयर मार्केट में काम होता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव का मतलब क्या है कि जहाँ पे आदमी खुद ब्रेन यूज़ करता है, दैट्स कॉल्ड एक्टिव स्टॉक। पैसिव का मतलब क्या है, जहाँ पे दिमाग उतना लगाना नहीं पड़ता, दैट्स कॉल्ड पैसिव। जैसे भारत में देखो, भारत में म्यूचुअल फंड है, और म्यूचुअल फंड एक्टिव होने के बाद भी एक्टिव नहीं है। कैसे, क्योंकि आदमी थोड़े अपने दिमाग से लगा रहा है। म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है, म्यूचुअल फंड का जो मेन आदमी है, एंटिटी है, वो क्या कर रहा है, सबसे पैसा उठा रहा है, अब फिर वो अपना ब्रेन लगा रहा है, अब ब्रेन लगा के फिर उसको इक्विटी में यदि इन्वेस्ट करना है, यदि उसको शेयर में इन्वेस्ट करा, वो उस हिसाब से कर रहा है। और फिर रात को एवरी नाइट वो बोलेगा कि देखो ये शेयर का यूनिट इतना हुआ, तुमको इतना यूनिट हुआ एंड यू विल गेट एवरीथिंग। बढ़िया सुनना, म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा लिमिटेशन यही है कि तुमको पल पल भर का न्यूज़ नहीं मिलेगा। जैसे तुम किसी शेयर मार्केट में लगाता है, कंपनी में, निफ्टी में लगाता है या सेंसेक्स में लगाता है, कोई कंपनी में लगाते हो, तो कंपनी का तुमको सेकंड तुमको मिलेगा कि स्टॉक कितना गया कितना गिरा, उसका तुमको एक सेकंड पता चलेगा। म्यूचुअल फंड में पता नहीं चलेगा। म्यूचुअल फंड में तुम कलेक्ट किया और जो भी मार्केट में काम हो रहा है रात को तुमको खबर कर देगा, ये जो म्यूचुअल फंड जो चला रहा है वो खबर कर देगा, देखो इतना यूनिट हुआ है एंड यू विल गेट दिस बेनिफिट, या बेनिफिट तुम खुद जोड़ सकते हो। दैट्स अ म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड एक्टिव स्टॉक मार्केट नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि जो तुम्हारे और मेरे जैसा जो आदमी पैसा दे रहा है वो अपना दिमाग नहीं लगा रहा। दिमाग लगाने वाला कौन आदमी है, म्यूचुअल फंड का जो मेन बैठा हुआ है। और ये इसलिए बैठा है ताकि दुरुपयोग ना हो ना। जैसे तुम्हारे और मेरे ऐसा आदमी डायरेक्ट लगाना शुरू कर दे तो उसका बुद्धि कितना चलेगा। यदि बुद्धि है तो लगाओ स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट, BSE NSE में लगाओ डायरेक्ट, तो अलग बात है। म्यूचुअल फंड समझ गए ना। ये क्या होता है, इंडेक्स फंड क्या है। इंडेक्स फंड देखो, इंडेक्स फंड का मतलब है सेंसेक्स है, निफ्टी है, अलग अलग है ना, सब में फंड लगाना। अभी इतना ही समझो, इसके बारे में डिटेल्स पढ़ाएंगे एडिटोरियल्स में, बहुत डिटेल्स में आएगा, एक आ चुका है, मैं बताऊंगा, परसों तरसों लेके आऊँगा। इंडेक्स फंड में बहुत सारा इंडेक्स को एक साथ जोड़ के ना किया जाता है, और उसका जो एग्जाम्पल है उसी का एक एग्जाम्पल होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यानी कि इंडेक्स फंड का एग्जाम्पल क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। अब इसमें क्या होता है, अब मैं इसमें तुमको ओवरऑल बताता हूँ क्या होता है। इसमें आपको पल पल का इंफॉर्मेशन रहेगा। देखो, ऑल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज इंडेक्स फंड, बट ऑल इंडेक्स फंड आर नॉट योर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यानी कि इंडेक्स फंड का एग्जाम्पल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, इसलिए जितना भी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होगा वो सब इंडेक्स फंड होगा। बट इंडेक्स फंड जितना भी होगा वो जरूरी नहीं कि वो हो, हाँ ETF हो, जरूरी नहीं है। तो मैंने ओवरऑल आइडिया दिया है कि म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का मतलब कि जो देखो, अब मैं बताता हूँ, देखो यहाँ ध्यान समझो। इंडेक्स फंड समझ गए, निफ्टी है, सेंसेक्स है, सबको मिला के, और तुम जब पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो यू कैन ट्रैक एनी टाइम, जो कि म्यूचुअल फंड में संभव नहीं है। म्यूचुअल फंड में क्या है कि आपको रात को आके बोल देगा कि इतना शेयर हुआ आपका एक यूनिट का। इसमें एक सेकंड आप कर सकते हो, एक सेकंड आप पता कर सकते हो। तो इंडेक्स फंड में हर एक फंड नहीं होता है एक्सचेंज ट्रेड वाला, कुछ होता है बिना ट्रेड वाला भी। जो ट्रेड वाला है दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो दो टाइप का होता है, एक ट्रेड वाला भी होता है, एक अनट्रेडेड वाला भी होता है। समझ गए ना। तो विद दिस वर्ड्स इसको इतना ही समझो।
इसके बारे में गेट डिटेल्स तुम लोग को आने वाले समय में पढ़ाएंगे, बताएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अल्टरिंग द प्रिजन रूल्स, देखो प्रिजन रूल को अल्टर, देखो आगे ये चीज़ बिहार में देखो क्या हुआ कि प्रिजन रूल्स को अल्टर किया गया है ताकि जो मर्डर कन्विक्ट है वो रिलीज हो सके। वही आनंद मोहन के बारे में बोल रहा है। बिहार गवर्नमेंट अप्रैल को अमेंड किया है प्रिजन रूल्स मैनुअल 2012 को, ताकि जो मर्डर ऑफ पब्लिक सर्वेंट है उस वर्ड को हटाया जा सके। यदि कोई भी सज़ा काट रहा है, इसलिए सज़ा काट रहा है कि उसने पब्लिक सर्वेंट को मारा है, तो मिनिमम सज़ा कितना होना चाहिए था? 14 साल होना चाहिए, बट इसने 14 साल तो नहीं काटा है, तो उसके लिए वहाँ पर संशोधन किया जा रहा है मैनुअल में, और ये वर्ड हटाए जा रहे हैं। एग्जिस्टिंग रूल क्या कर, देखो एग्जिस्टिंग रूल में ये था स्टूडेंट कि कोई भी कन्विक्ट हुआ टेररिज्म को लेके, है ना, किसी ने रेप किया फिर मर्डर किया, और यदि किसी ने मर्डर किया स्टेट ऑफिशियल्स का, देखो ये थर्ड वाला कैटेगरी का आ जाएगा क्योंकि डीएम को मारा था इसने, तो अभी जो मर्डर ऑफ स्टेट ऑफिसर इसको हटा दिया गया वहाँ से, बाकी दो एज इट इज था। तो देखो कन्विक्ट हुआ, देखो जैसे ही चेंज किया वो फ्री हो गया, तुरंत फ्री हो गया। तो ट्रायल कोर्ट देखो क्या आनंद मोहन को डेथ कैपिटल पनिशमेंट दिया था 1994 को, क्योंकि गोपालगंज के जो उस समय के जो तत्कालीन डीएम थे दलित आईएएस ऑफिसर थे, एक तो ऑफिसर भी है दलित भी है, तो दोनों धारा हो जाएगी, गवर्नमेंट ऑफिसर भी और दलित के साथ गलत भी हुआ था। मतलब दलित के लिए तो पूरा राजनीति घूमता है आसपास, अब पूरा इंडिया में इस चीज़ को लेके हो रहा है। देखो अभी जो शेखर है ना, जो चंद्रशेखर रावण, उसने ही बोला गलत चीज़ है ये, दलित को माना गया था। मायावती, हाँ अभी सब खुल के आएगा, दलित का जितना भी हिमायती है सब लोग आगे आएगा। हाँ बीजेपी कुछ नहीं बोल रहा है, ये भी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि बीजेपी भी पहले किया था ऐसा उल्टा पुल्टा काम। हाँ पटना, उसके बाद देखो पटना हाई कोर्ट ने क्या किया, वो कैपिटल पनिशमेंट को डेथ सेंटेंस में, क्योंकि पटना हाई कोर्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। कभी भी लोअर कोर्ट, याद बताए थे ना, सेशन कोर्ट कभी भी किसी को फांसी दे दे तो क्रॉस वेरीफाई करेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में क्रॉस वेरीफाई होता है, तो उसने डेथ सेंटेंस दे दिया था। आगे देखो क्या हुआ, सेम चीज़। सी अनदर इंसिडेंट इन रिसेंट टाइम्स, और भी इंसिडेंट हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट को भी कटघरा में रखा था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी कटघरा में रखा था। बोला था कि 11 को आपने क्यों छोड़ दिया, इतना जल्दी क्यों छोड़ गया, ये बिल्किस बानो के साथ गलत चीज़ किया था ये लोग, उसको भी अर्ली छोड़ दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, बोला कोर्ट से डैट इट वाज क्रिटिकिंग द ग्रांट ऑफ रिमिशन डैट शोड कंप्लीट नॉन कंसिडरेशन फॉर द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस। यानी कि इस तरह आप रिमिट कर रहे हो, इसे तो पता ही नहीं चल रहा है कि उसने मतलब इतना खतरनाक क्राइम करके बैठा हुआ है, एंड कैसे रिलीज कर देते हो, तो तुमने तो ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस को समझा ही नहीं, ये गलत चीज़ है। ठीक है, रिसेंटली देखो हरियाणा गवर्नमेंट ने भी जस्टिफाइड किया कि हम डेरा चीफ, वही जो डेरा चीफ जानते हो रेप है ना, राम रहीम, उसको बताओ, उसको पैरोल दिया जा रहा है। अब वो पैरोल देने लायक है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे हिंदू संगठन है ना, बहुत हिंदू लोग उसके साथ वो है, तो पैरोल में देता है। पैरोल देने वाला चीज़ ही नहीं है, ये तो बहुत बड़ा गुंडा आदमी था ये राम रहीम, जो 2 फिल्म कर चुका था। इतना अयास आदमी, इतना धरती का बोझ आदमी रहा ही है। हाँ है ना, हरप्रीत एक थी ना, हनी इसकी जो हनीप्रीत, हाँ, तो उसका एक न्यूज ही चला था, जैसे अतीक अहमद का भी चल रहा है, उसका भी एक बहुत लंबा चला था, उससे भी ज़्यादा चला था। नेपाल में पकड़ी गई थी, वो भी लोग को पता होगा, हनीप्रीत, वेरी बैड। देखो कंट्रोवर्सी ऑफ अमेंडमेंट टू द फैक्ट्रीज एक्ट, देखो अब ये तुमको समझना होगा ये क्या है। देखो कंट्री को तुमको यदि एफडीआई की तरफ अट्रैक्ट करना है तो लेबर लॉ में रिफॉर्म्स लाना होगा। अब अभी क्या है, अभी तक 8 घंटा है, एक फैक्ट्री में तुमको 8 घंटा काम करना होता है नॉर्मल। अब इसमें क्या है कि तमिलनाडु सरकार और कर्नाटक सरकार ने दोनों ने प्रयास किया कि इसको हम क्या कर दे, 8 से 12 आवर्स कर दे, तो ह्यू एंड क्राई मच गया। और इसे क्या, देखो कोई भी, जैसे वियतनाम सब में ना 12 घंटा 13 घंटा ले लेता है, वो अलग बात है, मगर लॉ पास करके लेना बहुत बड़ा बात होता है ना, लॉ पास करना मतलब बहुत बड़ा बात है। उसके बाद वो क्लेम भी नहीं कर सकता है कि हम 12 घंटा काम कर रहे हैं, तो लॉ तो है आपका स्टेट लॉ, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। और ऐसे स्टेट लॉ में 8 घंटा है, आप 12 घंटा कर रहे हो तो कभी भी प्रोटेस्ट कर सकता है वो, देयर इज सम डिफरेंस ना। तो अब ये दोनों सरकार, कर्नाटक और तमिलनाडु को, दोनों सरकार ने क्या किया कि चलो ठीक है अब 12 आवर्स, मगर कर्नाटक ने क्या किया कि 12 आवर्स ठीक है, मैं वीकली 48 आवर्स, तो उसमें थोड़ा राहत है, वो 12 घंटा के हिसाब जोड़ोगे तो 48 आवर्स को क्रॉस कर देगा,
48 क्लॉज दे दिया, बट तमिलनाडु ने क्या किया कि नो 48 आवर्स वाला भी क्लॉज खत्म कर दिया। तो तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा हो गई, ये क्या है, फिर तमिलनाडु को रातों रात हटाना पड़ा वो 48 आवर्स वाला, मतलब डालना पड़ा इनफैक्ट, क्योंकि वो पहले 48 आवर्स नहीं था उसका। बात है ना, मामला ये है। देखो समझो इस चीज़ को अच्छे से समझो और समझो। कंट्रोवर्सी ऑफ अमेंडमेंट टू द फैक्ट्रीज एक्ट, तमिलनाडु फाइनली, देखो फाइनली उसने विड्रॉ कर दिया जो उसने लाया था, ठीक है। उसमें बोला था डेट अलाउ फॉर ए 12 आवर वर्किंग डे, जिसमें बोला था कि 12 घंटा होना चाहिए, ठीक है। वो और भी प्लस था उसमें चीज़, उसको हटा दिया क्योंकि वहाँ पे ह्यू एंड क्राइम मच गया था। पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस हैव अपोज द न्यू लॉ, क्योंकि ट्रेड यूनियन जानते हो कंट्री में है नॉट बैड, पहले और तगड़ा था, मोदी जी थोड़ा उसको डाइल्यूट कर दिए। ट्रेड यूनियन खतरा देखो देखो आइडिया ऑफ हैविंग फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स इन फैक्ट्रीज विथ वर्कर्स बीइंग फ्री टू चूज बिटवीन वर्किंग फॉर 8 आवर्स इन अ डे वुड हैव एक्चुअली वर्क टू द। अब देखो जो आप दे रहे हो ना कि आप दे रहे हो फ्लेक्सिबिलिटी के 8 घंटा से आप 12 घंटा कर सकते हो, कहीं ना कहीं ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, ये डिसएडवांटेज है स्पेशली महिला वर्कर्स के लिए, ठीक है। बाद में चॉइस कंपल्सन बन जाएगा आस्ते आस्ते। और देखो कर्नाटक में भी वही हुआ था, कर्नाटक में भी सिमिलर लॉ पास हुआ था फरवरी में, वहाँ पे ये कहा गया था कि 48 आवर्स होगा 1 वीक में, तो कर्नाटक बच गया, है ना। देखो द वीकली वर्किंग आवर्स हैव नॉट बीन कैप्ट इन द, हाँ मगर तमिलनाडु में वीकली आवर्स नहीं बताया गया, मगर कर्नाटका में 48 आवर्स बोल दिया, तो कर्नाटका वाला बच गया। बट तमिलनाडु में 12 घंटा भी कर दिया और 48 वाला भी आवर जो उसको भी हटा दिया। 48 आवर्स रहेगा तो तुमको एक संभावना है ना कि 48 आवर्स कर दिए, एक वीक खत्म हो गया। देखो तो 48 को तुम 6 से डिवाइड करो तो कितना होगा, 7 से डिवाइड, 4 दिन, तो फिर एक फिनलैंड में बहुत पहले हो चुका है। हाँ 3 दिन छुट्टी 4 दिन काम करो, समझ रहे हो इस तरह। करने के लिए बहुत तो 48 आवर्स का क्लॉज होना बहुत ज़रूरी है। अब भले ही 8 से 12 कर रहे हो ठीक है, मैं 48 आवर्स का क्लॉज होना ज़रूरी है। तमिलनाडु में दोनों ही ब्लंडर हो गया, एक चलो 12 आवर्स कर दिया ठीक है, वो बाद में कंपल्सन बन जाए खराब हो जाएगा वो अलग बात है, 48 आवर्स का क्लॉज तो होना चाहिए था, वो गैप इसलिए निकालना हटाना पड़ा, उसको ड्रॉप करना पड़ा तमिलनाडु को। ये प्रोग्रेसिव स्टेप, हाँ अच्छा स्टेप है। फिनलैंड 4 साल पहले हो गई टीएम बनी थी, उसी से भी करते हैं। राजस्थान देखो, राजस्थान, अब देखो राजस्थान कुछ कुछ चीज़ अद्भुत करता है। राजस्थान ने क्या किया कि बिल लाया गीग वर्कर के प्रोटेक्शन के लिए, अब हो सकता है वहाँ पे इलेक्शन है इसलिए दिमाग में लाया हो, ठीक है। राजस्थान गवर्नमेंट प्रपोज गीग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर बिल 2023, देख रहे हो ना, उसके लिए लाया है। इट इज़ गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस लेटर दिस ईयर, अब इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जैसे इलेक्शन आएगा उस हिसाब से किया जाएगा। ड्राफ्ट बिल में क्या बोला कि एक वेलफेयर बोर्ड होंगे, है ना, और इसको बनाया ही जाएगा ये वेलफेयर पॉलिसी के लिए, दैट विल डिज़ाइन वेलफेयर पॉलिसीज एंड हियर ग्रीवेंसेस ऑफ गिग वर्कर्स, यानी कि जो वेलफेयर बोर्ड होगा वो क्या करेगा, तुम्हारा गिग वर्कर्स का जो परेशानी उसको सुनेगा, हाँ उसके हित के लिए पॉलिसी बनाएगा। द बोर्ड इज एक्सपेक्टेड टू वर्क टूवर्ड्स ए सोशल वेलफेयर कॉर्पस, और एक फंड भी जमा करेगा, समझे, सेस भी लेगा डिजिटल ट्रांजेक्शन से, ताकि गिग वर्कर लेबर के लिए वो यूज़ हो सके। बहुत ही अच्छा, पॉजिटिव पॉजिटिव। बाकी स्टेट को सीखना चाहिए कि कैसे गिग वर्कर का प्रोटेक्शन हो सकता है। इट इज़ इंसिडेंटल टू नोट दैट द प्लेटफॉर्म वर्कर्स इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन थाईलैंड एंड मलेशिया बेनिफिट फ्रॉम, देखो ये जान के तुम लोग को हैरानी होगा कि गिग वर्कर्स थाईलैंड और मलेशिया में उसको हेल्थ एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी मिलता है, सोशल सिक्योरिटी भी मिलता है, समझे। तो रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट पास, देखो यूनियन गवर्नमेंट ने भी पास किया था जैसे कि मैंने कहा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, बट वो अभी तक पेपर में ही रखा है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। बताएं 2021 में आया था बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। आगे देखो अपेडा, जानते हो अपेडा, कई बार बोल चुका ना ऑर्गेनिक को लेके जैविक भारत। अपेडा के अंदर जो तुम्हारा एक एक्रीडेशन बॉडी होता है वो फिर थर्ड पार्टी को देता है, फिर वहाँ से सर्टिफिकेट देता है उसको, फिर वहाँ बाहर बिकता है। मगर बाहर यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या कहा कि अपेडा को हम नहीं मानेंगे, तो एक तरह से हमारे लिए बैड चीज़ है। बट तुमको समझना होगा अपेडा देखो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है, एग्रीकल्चर के अंदर नहीं आता, मैं पहले भी बता चुका हूँ, पॉइंट टू बी नोटेड। अब इसमें देखो समझने वाला चीज़ क्या है स्टूडेंट, इसमें समझने वाला चीज़ ये है कि एग्रीकल्चर का बहुत सारा सामान अपेडा प्रमोट करता है, हर सामान नहीं, कुछ कुछ सामान, जैसे बासमती चावल हुआ, नॉन बासमती हुआ, वो अपेडा ही करता है। जैसे ऑर्गेनिक हुआ वो करता है, हर एक चीज़ नहीं करता है, कुछ कुछ चीज़ करता है। देखो अपेडा प्रोमोटेड, जो भी अपेडा प्रमोट कर रहा है एग्री प्रोडक्ट्स, उसका एक्सपोर्ट तुम्हारा क्या हुआ 9% तक बढ़ा है, सरपासिंग द टारगेट ऑफ $23 बिलियन एक्सपोर्ट ऑफ मेजर एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस प्रोडक्ट प्रमोटेड बाय अपेडा, है ना।
वो बढ़ गया है। पहले कितना था 23 बिलियन डॉलर, अब वो 26 बिलियन डॉलर हो गया। तो कह सकते हैं कि 9% से जंप हुआ है। यू सी द एग्जाम्पल पल्सेस, बासमती राइस, और उसका काफ़ी ग्रोथ हुआ है। पल्सेस, बासमती राइस, गुआरगम याद है तुम लोग को, जो सेल गैस एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है, जो राजस्थान में ही मिलता है केवल। ग्राउंडनट, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, वो टॉप परफॉर्मर है और सबको जो 32% ग्रोथ रेट से बढ़ा है ये लोग। मगर देखो बट वीट तो देखो कम हो गया, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो वीट अभी भारत में ही कंज्यूम हो रहा है। और दूसरी बात है वीट प्रोडक्शन भी कम हो गया था। तो वीट हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया या मीट हो गया, इसका एक्सपोर्ट डिक्लाइन कम हुआ है। वीट एक्सपोर्ट देखो कम क्यों हुआ है, क्योंकि सेंटर ने इम्पोज कर दिया था और बोला है कुछ साल पहले इम्पोज करेगा इतना इतना ही बिका, क्योंकि हमारा खुद ही किल्लत है। यदि दाम बढ़ जाएगा उधर तो इंडिया में दाम बढ़ जाएगा, और जानते हो इंडिया में जब दाम बढ़ जाएगा तो जो फार्मर्स है वो नहीं देगा FCI को, वो ऊपर मार्केट में ही बेचेगा अपना। बताए थे ना, MSP से ज़्यादा आपको मार्केट में मिला है तो काहे नहीं दोगे आप मार्केट में। इंटरनेशनल प्राइस बढ़ने से आपका डोमेस्टिक प्राइस भी बढ़ता है, असर पड़ता है। इंडिया एग्री एक्सपोर्ट्स इंक्लूडिंग मरीन प्रोडक्ट्स एंड स्पेसीज, देखो जो मरीन प्रोडक्ट्स है, स्पाइसेस है, वो हमारा 20% से बढ़ा है। ठीक है, अपेडा प्रमोटेड प्रोडक्ट्स है, देखो इसमें 50% शेयर है उसमें, क्योंकि अपेडा हर सामान को प्रमोट नहीं करता है, जो भी सामान प्रमोट करता है तो पूरा एग्री बास्केट में उसका शेयर 50% का है, समझे। ये हो गया। तो मोर एस्पेक्ट देखो अपेडा रिलेटेड क्या क्या है, देखो जैसे राइस हो गया, दोनों बासमती और नॉन बासमती को जोड़ के देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा हुआ, 11 हुआ। 11 देखो 6-5 याद कर लो, 6 नॉन बासमती और 5 तुम्हारा बासमती, ऐसे ही कुछ है आंकड़ा। ठीक है, हाँ ऐसे ही होगा। ठीक है, मैंने बताया है कि देखो वॉल्यूम के टर्म्स में भी बासमती नॉन बासमती ज़्यादा है और वैल्यू के टर्म में भी ज़्यादा है। ठीक है, तो इतना पहले कितना था 21-22 में 9 था, अभी देखो बढ़ के कितना हुआ 11 बिलियन डॉलर हो गया। हाँ, बासमती राइस देखो इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस है ना। नॉन बासमती टोटल जो देखोगे तो बिल्कुल राइस सेक्टर कितना 15% से ग्रोथ किया, मतलब अभी भी नॉन बासमती चावल ही ज़्यादा बिकता है, 6 बिलियन डॉलर एंड 5 बिलियन डॉलर इज योर बासमती। एक्सपोर्ट अब देखो, हाँ ये बड़ा है, बासमती का देखो कितना बड़ा है। हाँ, एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती राइस वर्थ 3.6% अप एट, यानी कि 6 बिलियन डॉलर हुआ है, और ये कितना है तुम्हारा 4 बिलियन डॉलर हुआ है। देखो फिर से मैं करेक्ट करता हूँ अपने आप को, नॉन बासमती चावल कितना बिका है 6 बिलियन डॉलर का, उसमें बढ़ोतरी कितना हुआ 3% से बढ़ोतरी हुआ पिछले साल कंपेयर में। बासमती क्या है तुम्हारा, वो 35% से बढ़ा है, और टोटल कितना हुआ 4 to 5 बिलियन। तो देखो उसको कह सकते हो ना 6 और 5, जो मैं बोल रहा हूँ बार बार 6 और 5, 6 और 5, 6 क्या नॉन बासमती, 5 क्या बासमती, दोनों को जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा। वो तो डेसिमल तो तुमको याद रहेगा नहीं, ठीक है। तो 6, 5 याद करो, टोटल 11 याद करो, पहले 9 था अब 11 हुआ। ठीक है, ये खत्म कर दिए। आगे देखते हैं स्टूडेंट, वर्किंग एज पॉपुलेशन टू एल्डरली रेशियो इन OECD कंट्रीज ड्रॉप सिग्निफिकेंटली। देखो कितना बड़ा बात, OECD कंट्री जानते हो, मिडल ईस्ट का जो डेवलप कंट्री है, डेवलप कंट्री भी कह सकते हो, जो ऑयल पे बहुत ज़्यादा जिसका कंट्रोल है, OECD। अब तुम लोग गौर करना इस बात को कि वर्किंग एज पॉपुलेशन अलग कंट्री का अलग अलग है। जैसे हम दुनिया का लेंगे तो 15 से लेकर हम 64 तक लेते हैं, मैं इंडिया में भी ऐसा नहीं है, इंडिया में 15 से लेकर 60 है, तो OECD का 20 से लेकर 64 होगा। अपना कंट्री का अपना अपना होता है कि 20 साल के बाद लोग काम कर रहे हैं, हर कंट्री का अपना होता है। जैसे हमारा देखो ना 15 से लेकर 60 तक है, 59 तक है इनफैक्ट, और अब चाइना का देख लो तो उसका 64 तक होगा, उसका देख लो, जापान का देख लो, उसका भी 64 तक होगा। तो हर कंट्री अपने कन्वीनियंस के साथ करता है। तो जो UAE वाला है, ये मतलब UAE वाला OECD वाला है, इसका क्या है स्टूडेंट 20 से लेके 64 साल और डिवाइडेड बाई एल्डरली पीपल, तो उसका रेशियो जो है ना घटते चला जा रहा है, यानी कि वर्किंग एज पॉपुलेशन कम है, वो साफ साफ तुमको दिखेगा। देखो 1.9 हो गया, 1950 में 7.1 था रेशियो, और घटे कितना हो गया 1.9, यानी कि 2 हो गया। इसका मतलब क्या है कि ओल्डर पीपल ज़्यादा मात्रा बढ़ रहा है, और जो 20 से लेकर 64 साल वाले हो वो कम होते चले जा रहे हैं, इसलिए रेशियो घट गया। ठीक है, तो उधर भी टेंशन है। देखो रेशियो ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन इन एल्डरली। आगे देखो, यस वी हैव सीन ना कि इंडिया देखो हाईएस्ट रिमिटेंस इनफ्लो है। रिमिटेंस कौन सा होगा, कैपिटल अकाउंट होगा कि करंट अकाउंट होगा, करंट अकाउंट जो कि टोटल कन्वर्टिबिलिटी है उसका। देखो 100 बिलियन डॉलर दिख गया ना। अब चाइना कितने पीछे है इंडिया से, ठीक, हाफ। तो फॉरेन रेमिटेंसेस यानी कि सेकेंडरी इनकम में हम बेस्ट है सबसे वर्ल्ड में। आगे देखो,
आप देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हद इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो इंटरनेशनल माइग्रेशन सिग्निफिकेंटली लीड्स टू इनकम इंक्रीजेस। देखो बढ़िया समझो, इसमें 2 इंक्रीज दिया गया। बढ़िया समझो स्टूडेंट क्या बोलना चाहता है, बहुत अच्छा रिपोर्ट है ये। यदि मान लो कि एक आदमी अपने घर से निकल के अपने कंट्री में ही दूसरे जगह जाता है कमाने के लिए, तो उसका इनकम का बढ़ोतरी कितना होगा? 42% होगा। पहले जितना कमा रहा था उससे 42% और बढ़ जाएगा। मैं वही आदमी विदेश गया कमाने के लिए, तो उसका जो इनकम होगा वो 118% से बढ़ जाएगा। बात समझ में आया? इंडिया का ये स्थिति है, समझे? बांग्लादेश का देख लो, बांग्लादेश का यदि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया बांग्लादेश तो 19%। इंडिया क्या है कि यदि बिहार से निकल के कर्नाटक गया तो 42% उसका बढ़ोतरी हुआ। मैं बिहार से निकल के चला गया सिंगापुर तो 118%। समझ गए? अब देखो ये भी चौंकाने वाला बात है, जो घर ही में रह गया, जो बाहर नहीं गया, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के बाहर नहीं गया और वो बाहर चला गया, तो दोनों के इनकम में जो गैप आया है, तो उसके लिए ये घर में जो बैठा हुआ उसको 24 साल काम करना पड़ेगा बराबर करने के लिए। 24 ईयर्स काम करना पड़ेगा, यानी कि कितना पीछे रह गया। इसलिए सब घर छोड़ छोड़ के जाता है बाहर। देखो वही बताया, दोज हु स्टे बिहाइंड विल टेक 24 आवर्स टू रीच सिमिलर फिगर्स। समझ गए? बांग्लादेश में तो 43 आवर्स, 43 ईयर्स, घाना में 43 है, इंडिया में 24 ईयर्स। होप से समझ में आ गया होगा तुम लोग को। रैंडम थॉट्स देखो, among all the direct and indirect taxes, one look at the gross revenue received for the central government. Corporation tax is the highest. No, GST is the highest. कितना? 10 लाख करोड़। कॉर्पोरेशन टैक्स 9.5 लाख करोड़, इनकम टैक्स 9 लाख करोड़। ठीक है, इस तरह तो गलत हो जाएगा। क्या होना चाहिए? जीएसटी होना चाहिए 10 लाख करोड़। When one looks at the total receipt for the government, the highest comes from the borrowing and other liability. सही बात है। यदि हम रिसिप्ट की बात करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ ज़्यादा बोरो करती है, कहाँ से लाती है रिसिप्ट, तो बोरोइंग है, 30 पैसा है। 1 रुपया में 30 पैसा करता है बोरो। आप बताओ सब ज़्यादा खर्च कहाँ पे करता है? इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है 20 पैसा। 20 पैसा, 1 रुपये में 20 पैसा तो इंटरेस्ट पेमेंट में ही चला जाता है। इसलिए कहते हैं फिजिकल डिफिसिट कम करो। ये फिजिकल डिफिसिट होगा तो फिर बढ़ते बढ़ते पब्लिक डेप्ट होगा, उसको फिर इंटरेस्ट पेमेंट देना होगा। बात समझे? दूसरा देखो, एक्सटर्नल डेब्ट इज नॉट बीइंग यूज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो नहीं, थोड़ा सा हिस्सा यूज़ करते हैं। कल बताए थे ना तुम लोग को उस दिन कि जो बाहर से आता है, जैसे कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे फिजिकल डिफिसिट को ब्रीच करती है। फर्स्ट मार्केट बोरोइंग सबसे बड़ा कंपोनेंट, और उसका स्मॉल सेविंग स्कीम्स, उसका स्टेट प्रोविडेंट फंड का भी थोड़ा सा हिस्सा होता है, और थोड़ा सा हिस्सा एक्सटर्नल डेब्ट का भी होता है। जैसे $100 बिलियन लेके आते हैं, उसको थोड़ा सा हिस्सा इसमें भी यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा यूज़ होता है। यानी कि लिटिल अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल डेब्ट इज बीइंग यूज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ब्रिज द फिजिकल डिफिसिट। लिटिल अमाउंट होता है। मेजर अमाउंट क्या है? मार्केट बोरोइंग। उसका कौन सा होगा? स्मॉल सेविंग स्कीम्स। उसका स्टेट प्रोविडेंट फंड, और लास्ट में ही आएगा छोटा सा हिस्सा। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है अनडाउटली, श्री अन्ना का, बट सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। तो गलत हो गया, सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वो श्री अन्ना का। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बट सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है श्री अन्ना का वो। हाँ, एमजी नरेगा का देखो स्टूडेंट, ड्यूरिंग द प्रीवियस डिकेड फंड एलोकेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। नो, घटा है। घटा है कि नहीं घटा है? देखो 2000 अभी क्या चला, 23-24, 2022 और 23 को फिर से रिवाइज किया गया तो 91,000 करोड़ रुपया मिला। शुरू में कम ही किया गया, 91,000 गया है, और इस बार केवल 61,000 करोड़ रखा है, तो 91,000 61 घटा है। और यही तो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था सरकार के ऊपर कि एमजी नरेगा आपने कम दिया है, क्या भरोसा फिर रिवाइज करोगे फिर बढ़ जाएगा। एलोकेशन बहुत कम हुआ है बजट से, तो स्टेटमेंट गलत है स्टूडेंट। यहाँ पे देखो, गवर्नमेंट एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम कवर थाउजेंड्स ब्लॉक्स फॉर सैचुरेशन ऑफ एसेंशियल गवर्नमेंट। नो, 200 ब्लॉक को कवर करने का बात था। देखो तो 486, हाँ 1000 नहीं है, 200 ब्लॉक्स होगा। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के अंतर्गत 200 ब्लॉक्स को कवर किया गया था, समझे? 200 आगे बढ़ो। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, द नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर कंप्लीटेड पर डे इज ऑन कंसिस्टेंट इंक्रीज स्टिल। नो, 2020 और 21 तक सबसे हाईएस्ट गया था, उसके बाद घटा है। याद करो तुम लोग, लगभग 34 से लेकर 37 किलोमीटर पर डे बन रहा था, अभी घट के कम हो गया है।
ये 2020 और 21 तक सबसे ऊपर आंकड़ा था, अभी कम हुआ है। प्रत्येक दिन जो रोड बनता है वो कम हुआ है। सबसे पीक में जो थे 34 से लेकर 37 किलोमीटर पर आवर बोले पर डे थे हम लोग 20-21 में, तो कम हो, गलत स्टेटमेंट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटेरिएट विल हेल्प द प्राइवेट सेक्टर इन मोबिलाइजिंग द इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। सही बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मोबिलाइज करने के लिए ना, कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड आए, उसके लिए प्राइवेट प्लेयर को जो असिस्ट करेगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटेरिएट होगा। करेक्ट बात है। और ये बताएगा कि हाउ टू मोबिलाइज द मनी, प्राइवेट सेक्टर को ज्ञान देगा, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अच्छा, क्या उस दिन में बताए थे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसको तो नबार्डी करता है रूरल को, बट जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है उसको नेशनल हाउसिंग बैंक करता है। उस दिन बताए थे ना, और दोनों RBI के अंदर है। उस दिन गलती से तुम लोग को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग बोल दिए थे हम, इट वॉज माई मिस्टेक कि मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग बोल दिया था। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग नहीं है, नेशनल हाउसिंग बैंक है वो, जो कि RBI का ही हिस्सा है। बात समझ में आया? देखो यहाँ पे देखो, द टारगेट ऑफ द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इज टू रीच 5 मिलियन टन्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2030। ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा स्टूडेंट? हाँ, इट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट कि हमारा जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का बात है, हम 5 मिलियन टन्स प्रोडक्शन करना चाहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन का बाय 2030। करेक्ट स्टेटमेंट। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इज गोइंग टू बी नोटिफाइड अंडर द Environment Protection Act and it is intended for high carbon emission industries only. No, ये कोई इंडिविजुअल भी कर सकता है, कोई पार्टनर वाला भी कर सकता है। इसका मतलब कि जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत लाया गया है, ये तुम्हारा हाई कार्बन इंडस्ट्रीज नहीं, और भी इंडस्ट्रीज हो सकते हैं। ठीक है, और भी इंडस्ट्रीज कवर हो सकते हैं इसमें, ठीक कर लेना उसको। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी मॉल, देखो इसमें क्या था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, स्टेट का भी अपना होगा उसको प्रमोट करने के लिए, स्टेट का अपना GI प्रोडक्ट होगा उसको भी प्रमोट करने के लिए, और भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए ये लाया गया था कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी मॉल। देखो गवर्नमेंट का प्लान क्या है स्टूडेंट कि 2024 और 25 तक हम फिजिकल डिफिसिट 3% नहीं 4.5% कर देंगे। निर्मला सीतारमन का बयान था ये, 4.5% से कम करेंगे, समझे? 3% नहीं 4.5। अभी कितना परसेंटेज है बताओ तो? इस बार 23-24 में कितना होगा, किस लिए बताओ तो? फिजिकल डिफिसिट, हाँ 5.9%, 5.9। आगे देखो यहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट्स आर अलाउड अनकंडीशनल, देखो ये गलत हो जाएगा, अनकंडीशनल फिजिकल डिफिसिट 3% है, बट कंडीशनल क्या है 0.5%। क्या होता है अनकंडीशनल? बिना कुछ पूछे हुए भी आप 3% फिजिकल डिफिसिट कर सकते हो। स्टेट भी बजट पास करता है ना, मगर 0.5% क्या कंडीशनल है। यदि आपको कहीं रिफॉर्म्स लाना है, जैसे उदय स्कीम आया था ना, यदि बिजली से ग्रसित है, बहुत सारा स्टेट एरियर्स में चल रहा है बिजली का, तो वो रिफॉर्म्स लाना है तब 0.5% वो अलग से फिजिकल डिफिसिट ले सकता है। तो अनकंडीशनल नहीं, अनकंडीशनल ओनली 3% प्लस 0.5% इज योर कंडीशनल, इसलिए गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। आगे देखो, यस ये तुम लोग पढ़े हो बजट में, यूनियन गवर्नमेंट ने बेसिक कस्टम ड्यूटी इलेक्ट्रिक किचन चिमनी पे बढ़ा दिया। ठीक है, बढ़ा दिया, 7 से लेकर 15% कर दिया। और जो हीट कोयल था उसको घटा, वो पहले 20% था उसको 15% कर दिया ताकि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर ठीक हो जाए। बताए थे ना इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, यानी कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो आपका जो सामान बाहर से आ रहा है वो सस्ता आ रहा है, आप फिनिश प्रोडक्ट वो महंगा है। तो क्या हो रहा था कि जो हीट कोयल है वो बाहर से जो आ रहा था उस पर कितना था तुम्हारा, उस पर तुम्हारा 20% लगता था, तो दोनों को बराबर कर दिया गया 15%। अब किचन चिमनी का भी जो होगा ड्यूटी 15% और हीट कोल्स का भी होगा 15%। तो किचन चिमनी जो बाहर से लाते थे स्टूडेंट, उस पर पहले लगता था 7-8%, उसको 15% कर दिए। जो हीट कोयल बाहर से लाते थे तो उस पर 20% लगता था, अब उसको घटा कर 15% कर दिए, लेकिन दोनों को बराबर कर दिए हैं। देखो यदि बजट का मैं बात कर लूँ तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन टू द माइक्रो एंटरप्राइजेस इज अवेलेबल अप टू 3 करोड़ and for certain professionals 75 lakh crore and whose cash receipt are no more than 5%। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बजट में ये बताया गया कि जो माइक्रो इंटरप्राइजेस के ऊपर जो लगेगा टैक्सेस जो लगेगा वो 3 करोड़ का होना चाहिए, कुछ प्रोफेशनल के ऊपर 75 लाख तक का है। ठीक है, एंड सो ऑन। एट प्रेजेंट देखो इनकम टैक्स एजम्पशन लिमिट 3 लाख है, 3 लाख कमा रहे तो आपको नहीं लगेगा। हाँ, यदि आपका 7 लाख है तो आपको फाइल करना होगा टैक्स रिटर्न और आपको पैसा मिल जाएगा। और जो 7 लाख कमा रहा है वो ऑटोमेटिकली न्यू टैक्स रिजिम के अंदर आ जाएगा। ओल्ड टैक्स रिजिम था ना, न्यू टैक्स रिजिम था, न्यू टैक्स रिजिम के अंदर आ जाएगा। अब मैं इसको अभी नहीं बता सकता हूँ डिटेल में, मैंने उस समय बताया था। एट प्रेजेंट देखो
कि मैंडेट बिल्कुल नहीं है, कंप्रेस बायोगैस 10% मिक्स होना चाहिए नेचुरल इनकम, ये मैंडेट नहीं है, अभी तक मैंडेट नहीं दिया गया, इसलिए कट जाएगा ये। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर द सेंटर, नो 3% नहीं है बाबू, ये 4.5% हो जाएगा, नहीं 3.7% हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो सरकार 3% अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, मगर सरकार स्टेट को भी देती है ना अलग से, इसके लिए इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट निकालते हैं, तो उसका भी जोड़ दोगे तो 3.3 या 3.5% ऐसा हो जाएगा, इसलिए गलत है। 3 होगा केवल सरकार जो 10 लाख करोड़ दी है, मगर सरकार स्टेट को भी दी है खर्च करने के लिए, दोनों को जोड़ोगे तो 3.3 या 3.5 के आसपास होगा, इसलिए गलत स्टेटमेंट हो गया। एज पर यूनियन बजट, आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम इज इंटेंडेड टू मेक अवेलेबल क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल्स फॉर फूड ग्रेन्स क्रॉप्स। फूड ग्रेन्स ने हॉर्टिकल्चर के लिए किया गया था ये, इसलिए स्टेटमेंट गलत होगा। हाँ, ये हॉर्टिकल्चर के लिए था, फूड ग्रेन्स के लिए नहीं। बजट में ये बोला गया कि आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम जो है वो क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल यानी कि जो सीड है वो बेटर होना चाहिए, किसका? हॉर्टिकल्चर का, नॉट योर फूड ग्रेन्स क्रॉप, इट इज़ फॉर हॉर्टिकल्चर, दैट्स इट।